देश में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि फेज 3 के ट्रायल के बिना ही वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया। अगर वैक्सीन इतनी ही भरोसेमंद है तो सरकार से जुड़े लोग इसका डोज क्यों नहीं लगवा रहे? इसके पीछे कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने तर्क दिया कि दुनिया के हर देश में जहां वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है वहां लीडर्स ने टीके लगवाए। अमेरिका में जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट और कमला हैरिस ने भी वैक्सीन लगवाई। ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी वैक्सीन लगवाई। ऐसा इसीलिए ताकि वो अपने लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा जगा सके। फिर हमारे यहाँ क्यों सरकार ऐसा नहीं कर रही? जो वैक्सीन 135 करोड़ लोगों को लगाई जानी है उसको आप इमरजेंसी यूज के लिए लाइसेंस कर रहे हैं, उसको अनुमति दे रहे हैं। इन दोनों बातों में एक बहुत ही बुनियादी विरोधाभास है जिसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। तीसरा, जहां तक कोविशील्ड का सवाल है, जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने कोविशील्ड को लेकर सवाल नहीं उठाए हैं, पर कोवैक्सीन को लेकर बहुत ही बुनियादी सवाल उठाए गए हैं। उसकी सुरक्षा को लेकर, उसकी एफिकेसी को लेकर कि जब वो टीका लगेगा वो उसका कितना असर रहेगा बीमारी रोकने के लिए। अमेरिका में जो बाइडेन हैं, उनकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, उनके सेनेट के मेंबर हैं, उनके कांग्रेसमैन हैं, उन सब ने सबसे पहले टीका लगवाया कि देश को एक संदेश देने के लिए कि ये टीका सुरक्षित है और ये आपकी हिफाजत करेगा। इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले टीका लगाया। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, संवैधानिक हेड हैं, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने टीका लगाया। बाकी मुल्कों में भी यही प्रक्रिया उठाई गई है। तो एक बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक किसी इस सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। उधर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप जड़ा और कोरोना वैक्सीन पर सियासत न करने की कुछ यूं हिदायत दी। जो लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उनका मुंह काला। पहला तो मैं यही कहूंगा, पहले तो उनका मुंह बंदर का मुंह होगा, काला मुंह होगा। हनुमान जी उन पर आक्रमण करेंगे, ये जान लीजिए। उनको कोई नहीं बचा पाएगा उनको। इसलिए इस प्रकार का दुष्प्रचार मत करें, दुर्भावना मत फैलाएं और वैक्सीन के साथ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर राणा ने अभी वैक्सीन लगाया, डायरेक्टर एम्स ने वैक्सीन लगाया, कोवैक्सीन। इस प्रकार के दुष्प्रचार फैला करके लोगों को गलतफहमी पैदा करना, ये अत्यंत दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होने के बाद कहा कि कोरोना के खिलाफ ये संजीवनी का काम करेगा। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स पर भरोसा रखने को कहा। दोनों वैक्सीन्स आपके प्राणों की रक्षा के लिए है, देश के रक्षा के लिए है और हर तरीके से ये वैक्सीन्स सेफ है, इफेक्टिव है और इनका पर्याप्त इम्यूनोजेनिक रिस्पांस है। इसलिए इन वैक्सीन्स के बारे में और इस सारी प्रक्रिया के बारे में कोई किसी भी प्रकार का शक, शुबा, संदेह न रखें। जरूरत नहीं है। अब जिन लोगों का काम राजनीति करना है वो राजनीति करते रहेंगे। जिनका काम जो है राष्ट्र की और समाज की सेवा करना है, निस्वार्थ भाव से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम करते रहेंगे। कुल मिलाकर सरकार जहां कोवैक्सीन और कोविशील्ड को संजीवनी बता रही है तो विपक्ष उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में लगता नहीं कि संजीवनी पर सियासत फिलहाल थमने वाली है। अब सरकार चाहे जितनी भी सफाई दे, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए और दावा किया कि विदेश में वैक्सीनेशन के दौरान कई लोगों की जान चली गई। ऐसे में वैक्सीन की गुणवत्ता पर कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। सवाल ये है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। अमेरिका, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है, लगभग 4 लाख लोग की जान जा चुकी है, वहां के राष्ट्रपति जो नए आए हैं उन्होंने तो बाकायदा कार्यक्रम बना लिया कि 100 दिन में वो कितने लोगों को वैक्सीन लगा देंगे।
या दुनिया में और दूसरे देशों ने। हम अपनी सरकार से यहां जानना चाहते हैं कि इनका कार्यक्रम क्या है, फ्री कब तक लगा देंगे, सभी लोगों को कब तक वैक्सीन लग जाएगी, ये सरकार को बताना चाहिए। वैक्सीन लगी, उससे बुजुर्ग 23 लोगों की जान चली गई। बुजुर्ग जो उम्र ज्यादा थी जिनकी, दुनिया के एक हिस्से में जो हमसे न जाने कितना आगे है, पर कैपिटा इनकम में ज्यादा है, एजुकेशन में बेटर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर है, वहां के जो स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस टेक्निकली और ट्रेनिंग वाइज भी हमसे बेटर हैं, सुपीरियर हैं। वहां पर अगर वैक्सीन लगाने से 23 बुजुर्ग लोगों की जान चली गई और इससे ज्यादा लोग बीमार हैं जिनके साइड इफेक्ट्स हैं, वहां के लोगों ने भी कहा, वहां के एक्सपर्ट ने कहा कि जो वैक्सीन लगे, डॉक्टर्स को, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को कम से कम बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी जब वैक्सीन लगनी है। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से ये जानना चाहता हूं, क्या आपके स्टाफ, डॉक्टर्स, टेक्निकल लोगों, उन्हें ट्रेनिंग दे दी गई है, उन पर पर्याप्त जानकारी है, और इसके साथ साथ जहां पर वैक्सीन लगनी है क्या पर्याप्त फंड पहुंचा दिए गए हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वैक्सीन को लेकर हो रही सियासी टीका टिप्पणी पर पलटवार किया और साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों को नसीहत भी दे डाली। दुख है, कुछ वक्रदृष्टा लोग इसको भी वक्र दृष्टि से देखा है। मैं इन सबसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया, जब पूरे देश को विश्वास दिलाने की जरूरत है, पूरे देश को वैक्सीनेशन की अभियान के साथ जोड़ने की जरूरत है, मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में नेतृत्व कर रहे हैं, उस वक्त कोई ऐसी बात न की जाए जिससे दो विचार जनता के सामने आए। उधर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी विपक्ष पर तंज कसा है और कहा कि विपक्ष के नेता जो वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं वो टीका ना लगवाएं, कोई उन्हें पकड़ पकड़ कर वैक्सीन लगवाने नहीं ले जा रहा है। सर, कई सारे राजनीतिक दलों ने वैक्सीन पर सवाल खड़े किए सर, उन लोगों को क्या जवाब देंगे सर? उनको जवाब ये देंगे कि अगर आपको वैक्सीन नहीं लेना है तो मत लीजिए। यहाँ कोई आपको उठाकर वैक्सीन दे रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो नहीं लेना चाहते हो मत ले लो, अगर अपोजिशन के लोगों को तो नहीं लेना है तो मत ले लो, जिनको जीना है वो ले लो, नहीं जीना है तो मत ले लो। आखिरी सब। और इस बीच भारत बायोटेक की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा एल्ला ने दावा किया है कि कोवैक्सीन टीके के निर्माण में सभी तरह की सावधानियां बरती गई थी। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों ने 9 महीने तक कड़ी मेहनत की है और तब कोवैक्सीन को तैयार किया गया है और पूरी तरह से सेफ है, इफेक्टिव है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हो रही है और ये बहुत स्ट्रिक्ट माध्यम से हो रहे, टेक्निकल बैकग्राउंड से हो रहे, सब एक्सपर्ट कमिटीज है और बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस एंड डेटा से सबको मिला के, जोड़ के, एनालाइज करके और उसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बहुत टाइम एंड बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में भी उनका पूरा एक्सपर्ट्स एडवाइस दिया है और इसीलिए कोवैक्सीन भी कल सुबह से रोल आउट में रहेगा एंड सबको हमको इधर उम्मीद है कि अभी तक हमको अच्छी डेटा मिली है और भी अच्छी डेटा ये लास्ट फेज में भी आएगा और इंटरनेशनल लेवल में भी हम 5 से ज्यादा पब्लिकेशंस अभी भी निकल रही, थर्ड फेज का भी निकलेगा और भी पब्लिकेशंस आएगा इंटरनेशनल जर्नल्स में हमारे ये डेटा के बारे में और ये कैसा काम किया है, ये हमारा टेक्नोलॉजी के बारे में भी, क्योंकि अभी ये एक ही वैक्सीन है इंडिया से, ये होल विरियन इनएक्टिवेटेड सेल वैक्सीन प्लेटफॉर्म में। बाकी दूसरा वैक्सीन जो अमेरिका और इंग्लैंड में अभी लॉन्च किया है
वो वैक्सीन थोड़ा अलग है टेक्नोलॉजी के रूप में। वो mRNA वैक्सीन या प्रोटीन वैक्सीन बोलते हैं उसको, बट ये इंडिया से ये जो निकला हुआ है अभी पहले बार, इट्स अ काइंड ऑफ यूनिक वैक्सीन ऐसा भी बोल सकते हैं, और बहुत सेफ है। नॉन क्लासिकल टेक्नोलॉजी है। 40-50 वर्ष से हम पोलियो, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, रेबीज वैक्सीन, ये सब पूरा वैक्सीन इसी तरीके में ही बनाई जाते हैं। तो इसीलिए बहुत इंटरनेशनल एकेडमिक साइंटिफिक यूनिवर्सिटीज में भी इसका जानकारी भी है, क्लासिकल टेक्नोलॉजी है, तो इसमें डरने के लिए कुछ बात नहीं है। बहुत पोलियो ड्रॉप्स भी है, हमारा बच्चों को भी दे रहे, वो भी ऐसा ही है। होल विरियन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। सो बहुत सेफ्टी डेटा है, वर्ल्ड वाइड है, एंड हमको भी बहुत भरोसा है, उम्मीद है कि हमारा कोवैक्सीन भी अच्छे तरीके में काम करेगा और अच्छे से सबको इफेक्टिवनेस और ये कोविड से हम वो सुरक्षित होने के लिए अच्छे सूचनाएं हैं अभी तक भी, और आगे भी हमको जितना भी डेटा आएगा वो सब भी गवर्नमेंट, CDSCO और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को हम डेफिनेटली वो सब उसका मॉनिटरिंग में आएगा, और ज़रूर हमारा वैक्सीन भी अच्छे काम करेगा, और इसका साइड गुड इफेक्ट हमको भी थोड़ी 1-2-3 महीने में भी हमको सबको हमारे सामने ये निकलेगा कि अच्छे वैक्सीन है, सेफ वैक्सीन है और इफेक्टिव वैक्सीन भी है। गृहमंत्री अमित शाह कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर हैं। गृहमंत्री अमित शाह कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बीजेपी नेताओं ने फूल और शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। क्रिकेटर हार्दिक और कृणाल पांड्या के पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हार्दिक और कृणाल को क्रिकेटर बनाने में उनके पिता का अहम योगदान रहा। दिल्ली NCR में शनिवार को घने कोहरे की वजह से दृश्यता कम होकर 0 मीटर रह गई, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक इस मौसम में ये तीसरा मौका है जब दृश्यता कम होकर 0 रह गई हो। मैसेजिंग ऐप सिग्नल का इस्तेमाल करने में दुनिया भर में यूजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यूजर्स ने ट्वीट कर सिग्नल ऐप के डाउन होने की जानकारी दी। अमेजॉन ने सेबी से फ्यूचर रिलायंस सौदे की समीक्षा करने का आग्रह किया है। कंपनी ने सौदे को दिल्ली हाई कोर्ट में दी गई खुद की चुनौती के आधार पर सेबी से NOC नहीं देने का आग्रह भी किया है। अभिनेत्री पायल घोष ने आरोप लगाया कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाए हुए 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की है। इस मामले में दिल्ली में हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने पायल घोष से बात की है। बहुत दुखी हूँ मैं इस चीज़ को लेके। बॉम्बे में मैं हमेशा ये बोलती थी, दुनिया को सबको बोलती थी, महाराष्ट्र के पुलिस के जैसे महाराष्ट्र के लॉ जो वीमेन के लिए है उससे बेहतर कोई कहीं नहीं है। लेकिन हम से बाहर के देखते थे कि हम रात को घर से बाहर निकल सकते। जब पर्सनल ऐसे अटैक हुआ तब पुलिस ऐसे चुप बैठे हुए है, इससे मुझे बहुत तकलीफ है। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इट इज नॉट, पुलिस के हाथ में नहीं है, क्योंकि वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ऊपर से अगर कोई मतलब अगर गवर्नमेंट से या महाराष्ट्र के जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है उनसे अगर उनके ऊपर दबाव आए कि आप आगे कुछ नहीं करोगे, इस चीज को दबाने की कोशिश करो, तो उनके हाथ में कुछ नहीं होता, जो मुझे पर्सनल फील हो रहा है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कौन दबा रहा है, आपका कहना है कि ऊपर से कोई इस मामले को उठाने नहीं दे रहा है, कौन दबा रहा है, आखिर कौन कार्रवाई नहीं होने दे रहा? देखिए, मुझे जितना तक पता है कि अनुराग कश्यप इज ऑल्सो मेंबर ऑफ NCP, तो जहाँ जिनका गवर्नमेंट है और जब गवर्नमेंट का एक क्लोज इंसान होते हैं और उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाया गया है तो वो ऑब्वियसली वो होने नहीं देंगे। तो अगर ये अगर वो बीजेपी मतलब NDA होते तो पता नहीं, शायद अभी तक मुझे मिल जाते होते जस्टिस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगातार बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी से पेड़ों, घरों और सड़कों पर बर्फ की सफेद परत जम गई है। यहाँ हुई बर्फबारी बेहद खूबसूरत लग रही है, जिसे देखने के लिए सैलानी तरसते हैं, यहाँ बार बार आना चाहते हैं।
इस बर्फबारी से घाटी की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं और यही वजह है कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से जहां सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं यहां रहने वाले जो आम लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। भारी बर्फबारी से सड़कों पर कई फीट बर्फ जम गई है, जिससे इन लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों को जरूरी सामान या राशन वगैरह के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए लगातार काम चल रहा है। केंद्र सरकार अगले बजट में कोविड सेस लगा सकती है। कोरोना महामारी से निपटने में हुए अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए मोदी सरकार सेस लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में सरकार कोविड सेस लगा सकती है। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि अगर खुराक लगने के बाद किसी को गंभीर दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है तो कंपनी इसके लिए मुआवजा देगी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार क्राइम कैपिटल ऑफ कंट्री होता जा रहा है। आगरा में कोहरे की वजह से आपस में कई गाड़ियां टकरा गईं, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। एक कार में आग लग गई, जिससे बस भी चपेट में आ गई। अरे हो रही ना। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े ने मोहखेड़ ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र में एक्सीलेंस स्कूल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने उमंग किशोर परामर्श केंद्र का उद्घाटन भी किया। किशोरावस्था में बच्चों को होने वाली समस्याओं के समाधान और उचित काउंसलिंग के लिए सरकार ने हेल्पलाइन शुरू की है, जिसका टोल फ्री नंबर 14425 है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगातार ठंड की वजह से तापमान में भारी गिरावट आई। यहां तापमान -8.2 डिग्री जा पहुंचा और डल झील समेत पानी के अन्य स्रोत जम गए। भारत में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम पहले दिन टारगेट से पीछे रह गया, क्योंकि पहले दिन तय टारगेट के मुकाबले महज 60% लोगों को ही कोरोना की वैक्सीन लगाई जा सकी। सरकार ने पहले कहा था कि करीब 3000 जगहों पर 3,15,037 लोगों को टीका लगाया जाएगा। दरअसल एक जगह पर 100 लोगों को वैक्सीन लगनी थी। इस हिसाब से 3,351 जगहों पर पहले दिन 3,35,100 लोगों को टीका लग सकता था। लेकिन शाम को सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वैक्सीन की साइट तो बढ़कर 3,351 हो गई, लेकिन यहां 1,91,181 लोगों को ही टीका लगाया जा सका। सरकार ने यह भी बताया है कि पहले दिन कुछ जगहों पर बेनिफिशियरी लिस्ट अपलोड होने में कुछ देरी हुई। कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ कि जिन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई वो पहले दिन के लिए शेड्यूल्ड नहीं थे। और अब आखिर में चलते चलते आज का गीत। आज बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार ओ.पी. नैयर साहब की 95वीं जयंती है। उनका जन्म 16 जनवरी 1926 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक सुरील नगमे देने वाले नैयर साहब ने अपने ज्यादातर गाने मोहम्मद रफी, आशा भोसले और गीता दत्त से गवाए। खास बात यह है कि उन्होंने लता मंगेशकर के साथ कभी काम नहीं किया। साल 1964 में आई फिल्म कश्मीर की कली के इस खूबसूरत गीत के साथ आज आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।